Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IES. I hope you all are doing really well and following this series that is a revision of modern history through the most recommended book that is Spectrum. And we have reached to chapter number 10, 11 and 13. We'll do this in this class. All right. This is the MCQ series which is going on और आप लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं religiously. Some people are doing it. Some कुछ कुछ लोगों ने शुरुआत की वीडियोस देखी फिर वो कंटिन्यूटी नहीं बना पाए. अगर आप इस वीडियो में आ रहे हैं आई वुड रिक्वेस्ट यू आप फटाफट उन वीडियोस को भी करें जो एमसीक्यू आते हैं उन्हें टिक करें जो नहीं आते उनकी एक्सप्लेनेशन सुन लें एंड क्या बोलते हैं आप लोग कनेक्टेड रहिए यार इन वीडियो से क्योंकि ये डेली बेसिस पे आ रही है वीडियोस. ठीक है तो अपने शेड्यूल में अगर आपने इन्हें डाल रखा है तो आप अब मुझे कमेंट करके बताएं कि यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज सो दैट हमें भी पता चलता रहे और हम भी कनेक्ट बना पाए यार एक राइट. सो on the same lines we have done till chapter number 9 and today we'll see the first phase of a revolutionary activities. ये revolutionary activities इसी फेज में क्यों होती हैं, पहले क्यों नहीं होती, पहले हो रही थी तो कहाँ कहाँ हो रही थी. Second, we will see the First World War and the nationalist response. ऑल राइट. चैप्टर नंबर 12 विल सी एमरजेंस ऑफ गांधी. सी ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कंबाइन करने की कोशिश करी है ज़्यादा जबरदस्ती. छोटे छोटे चैप्टर्स हैं स्पेक्ट्रम में खुद तो उसके एमसीक्यूज प्री रिलेटेड बहुत कम ही बने. ठीक है इस वजह से वी हैव डन 4 चैप्टर्स इन वन सेशन. अदरवाइज कुछ कुछ चैप्टर जिसमें बड़े बड़े चैप्टर हैं उनमें हमने एज यूजुअल एक एक पूरा एक चैप्टर ही करा है. देन विल सी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ मास मोबिलाइजेशन एंड मास support for the nationalist sentiments and Khilafat Andolan we will see. But before going ahead, as usual, we'll just revise what all we have studied. And I hope आप लोगों ने भी वो लेक्चर सीरीज फॉलो करी हो कि नहीं करी है तो एक बार प्लीज देखिए. तो हमने वी हैव सीन वी स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज 1498 से हमने शुरू किया था. पोर्टुगीज आए थे. We saw then Dutch came, not the Dutch, yes, the Dutch, then English. Then English, we have seen that 1600s around 1608, maybe 1605 around. Then Danes, then French 1664. We have seen their important site, their place of trading centers. We have seen it all. हमने मैपिंग में देखे कहाँ पर कौन सी चीज़ है. If you remember it. देन हम आगे बढ़े और नेक्स्ट चैप्टर में हमने इसी फेज में जो स्टेट्स डेवलप हो रही थी इंडिया के अंदर क्या कंडीशन थी, कहाँ कहाँ पर कौन सी स्टेट्स थी, हमने उनके बारे में देखा. चैप्टर नंबर 3 वी स्टडीड अबाउट इन दिस फेज टिल 1750s. वी स्टडीड अबाउट हाउ 1750s से लेके हाउ द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन टुक प्लेस. कैसे बंगाल को अनेक्स किया, मैसूर को अनेक्स किया, मराठा को अनेक्स किया, सिंध को अनेक्स किया, पंजाब को अनेक्स किया. कैसे फॉरेन स्टेट्स के अनेक्स किया, अफगान, नेपाल, लासा, म्यांमार दैट इज बर्मा. ये सारी वॉर्स देखी हमने, ट्रीटीज देखी. ट्रीटी ऑफ गैंडमक, ट्रीटी ऑफ यांडबू, ट्रीटी ऑफ सगौली. अब आई होप आपको ये सब याद होगा, नहीं है तो एक बार प्लीज चैप्टर नंबर देखिए 3. We have seen Battle of Plassey, Battle of Buxar. We have seen 3 Anglo-Maratha wars, 4 Anglo-Mysore wars. सिंध को कैप्चर किया 1843 में. पंजाब को किया हमने 1842 बैटल से 1846, 47 एंड नो सॉरी 45, 46 एंड 48 एंड 49. वी हैव अफगान वॉर, 3 अफगान वॉर्स. आई होप आप सबको 2 अफगान वॉर्स एंड 3 एंग्लो बर्मा वॉर्स. यहाँ पर हमने एक्सपेंशन देखा और कंसोलिडेशन स्कीम्स देखी. एक था मिलिटरिस्टिकली, एक था डिप्लोमेटिकली. डिप्लोमेटिक में हमने 3 चीजें देखी. रिंग फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग की सब्सिडरी अलायंस. देन वी सॉ डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स. राइट. वी मूव ऑन टू चैप्टर 4. जब ये सब पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही थी तो हमने देखा कि कैसे पीपल का रिजेंटमेंट आया. और वो रिजेंटमेंट हमने कब से कब तक का देखा, 1857 के पहले तक का देखा रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द पीजेंट्स, that is civilian resentment, peasants, zamindar, deposed rulers. We saw the tribals resentment. We saw the militaristic resentment in the form of native mutinies. Right. Then we saw the revolt of 1857. After 1857 revolt, we directly saw 3 chapters in which
We saw the emergence of nationalism in India. Then we saw how INC formed. INC फॉर्मेशन के पर्पस एंड उनका मॉडरेट फेज देखा हमने 1905 तक। 1905 से 1909 तक हमने एक्सट्रीमिस्ट फेज देखा। एंड टुडे विल गो टू द फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो 1907 से 1970 तक है। ये बताना इसलिए जरूरी होता है यार कि ताकि एक मेंटल फ्रेम बने हम कहाँ पर आ गए हैं। तो हमने शुरू किया था 1498 पोर्टुगीज जब आए थे और अब हम यहाँ पर आ गए हैं 1907 और 1917 के अराउंड में कि क्या नेशनलिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज क्या चल रही थी। उसी दौरान हम देखेंगे 1914 से लेकर 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और उसका इफेक्ट एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या था, मतलब हमारे लीडर्स का क्या रिस्पॉन्स था। बिकॉज वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर who were directly involved in the First World War. Then we'll see emergence of Gandhi 9th Jan 1915 जिसमें हम प्रवेशीय भारतीय दिवस बनाते हैं। Then we'll see the non-cooperation movement because of Gandhiji and Khilafat Andolan. How did it help? What changes took place in our nationalism strategy, our demand for Swaraj? What happened? So ये एक overview है जो हम करने जा रहे हैं through MCQs, which are made from spectrum, chapter wise. Alright guys, then consider this question, alright. Consider the following statement with respect to revolutionaries. The अंशुलन समिति फाउंडेड बाय प्रमथा मित्तर, ये एक अंशुलन समिति है, सीक्रेट सोसाइटी ग्रुप, ये इन्होंने फाउंड करी थी क्या। आप आई होप आप ऐसे ही कर रहे हो जिसमें पहले पॉज कर रहे हो फिर अटेम्प्ट करके देख रहे हो खुद से, एंड जब गलत हो रहा है तो ठीक है आप एक बार एक्सप्लेनेशन सुनिए, सही हो रहा है तो एक बार फिर भी सुनिए ताकि क्या आपने तुक्का लगाया था फिर आप सही में इसकी नॉलेज रखते हैं। अंशुलन ग्रुप वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड अंडर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। सावरकर स्टार्टेड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन। इनकरेक्ट ढूंढना दोस्तों, वेट अ सेकंड, इनकरेक्ट ढूंढना यार, कीप इन दिस इन माइंड। अभी बहुत सारे लोगों ने करेक्ट पढ़ा होगा इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जम किए होंगे वो। कमेंट अगर जिनसे गलती हुई एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि दूसरों को भी पता चले यार कि हाँ यहाँ पर किसी की गलती हुई थी। सो गाइज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सो द अंशुलन समिति, पहला ग्रुप आप याद रखिए, सबसे पहला ग्रुप जो बना होगा अंशुलन समिति 1902 के अराउंड बंगाल में कैलकाटा में बना था। ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप था पहला, इसको प्रमथा मित्तर ने ही फाउंड किया था, स्टेब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ बी के घोष, घोष ब्रदर जिन्हें बोलते हैं, बरिंदर कुमार घोष और अरविंदो घोष। अंशुलन ग्रुप वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड अंडर नॉट लाहौर यार, इसको एज इट इज याद रखिए, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज रिलेटेड टू द ये अंशुलन समिति का जो ट्रायल्स थे, जो अरेस्ट हुए थे मेंबर्स, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। सावरकर स्टार्टेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन। सावरकर ने शुरू किया था, वीडी सावरकर ने होम रूल। देखो लंदन से अगर कुछ याद आए और इंडियन होम रूल सोसाइटी आए तो आपको श्याम कृष्ण वर्मा याद रखने हैं। इन्होंने ये सोसाइटी शुरू करी थी, इन्होंने जर्नल भी लिखना शुरू किया था वहां पर, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। और इनके मेंबर सावरकर बने थे, लाला हरदयाल बने थे एंड डिफरेंट, मतलब ये ग्रुप इसलिए था ताकि रेडिकल जो इंडियन यूथ है उनको स्कॉलरशिप और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए उस स्कॉलरशिप के थ्रू। तो ये गलत है हमारा, ये गलत है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अंशुलन समिति। तो 2 and 3 आर इनकरेक्ट, 2 and 3 राइट। आपको 1 सही ये भी पता है तो 1 से आप रिजेक्ट कर सकते हो, ये तो क्योंकि ये तो राइट स्टेटमेंट है, ये तो हो नहीं सकता आंसर, राइट। तो यहां पर हमने कितनी चीजें सीखी यार, हमने यहां पर सीखा कि एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो सबसे पहले बना था अंशुलन समिति, इसकी 2 ब्रांचेस थी यार, एक मुर्शिदाबाद, एक मिदनापुर में बनी एंड सेकंड कोलकाता में बनी। देखो कलकत्ता की ब्रांच को हम प्रोमिता मित्तर ने शुरू की थी, प्रोमिता मित्तर विद द हेल्प ऑफ बी के घोष एंड अदर पीपल, ठीक है। और इनको ट्रायल किया गया, ट्रायल मींस इनको इम्प्रिजनमेंट दी गई, कौन से केस में, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। सेकंड वी स्टडीड अबाउट श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये लंदन गए और लंदन में इन्होंने क्या खोला, द इंडियन होम रूल
सोसाइटी, इसका जर्नल क्या था? द सोशो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इनके मेंबर्स कौन थे? लाला हरदयाल एंड सावरकर भी लेटर ऑन इनके मेंबर बने। अंडरस्टूड? Second question, consider the following pairs about the revolutionary activities in the Indian subcontinent during the early 18th century. Revolutionary activities in the Indian subcontinent during the early 18th centuries मतलब क्या है? 1790s 1710s के अराउंड। ये अर्ली 19th सेंचुरी है यार, इसको करेक्ट कर लो। अर्ली मतलब कि आपको देखना है कि 1800s के अराउंड क्या हो रहा था। आई गेस ये 19th भी नहीं है, ये 20th सेंचुरी है। यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो रखा है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज टू, क्योंकि ऑप्शन देखे ना मैंने, तो ऑप्शन यहाँ से रिलेटेड नहीं, ऑप्शन है 1900s के, तो इसे अर्लियर 20th सेंचुरी बोलेंगे। आई गेस ये प्रिंटिंग में मिस्टेक करी है, तो इसको सही कर लीजिएगा। अर्लियर 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी मीन्स 1900 टू 90, अर्लियर पूछा है तो 1910 के अराउंड। तो मित्र मेला एक सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, मित्र मेला, अनंत लक्ष्मण खनहरे ने बनाई थी। क्या? जर्नल बाय अंजुमन ए मोहिसबानी ए वतन भारत माता, इनकी जर्नल थी। सावरकर ब्रदर्स ने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी। करेक्ट ढूंढना आपको, मतलब एसोसिएशन है, मित्र मेला से एसोसिएटेड ये थे क्या? जर्नल जो इनकी थी ये भारत माता थी क्या? और सावरकर ब्रदर्स क्या अभिनव भारत से एसोसिएटेड थे? कितनी सारी चीजें यहाँ पर हमें जो जाननी है, अगर आपको आता है तो उसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो आपने ध्यान रखना है यार, मित्र मेला किससे एसोसिएटेड था? मित्र मेला हमारे वी डी सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी ने शुरू किया था 1899 में, जिसको मर्ज कर दिया गया था हमारा अभिनव भारत सोसाइटी के साथ 1904 में। हमको ये याद रखना है कि जनरल अंजुमन ए मोहिसबानी वतन पंजाब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अजीत सिंह जी, उनका ये सोसाइटी थी अंजुमन ए मोहिसबानी, उन्होंने जर्नल पब्लिश किया था भारत माता, तो टू तो सही है। तो ये अनंत लक्ष्मण कनहरे इससे रिलेटेड नहीं है। ये अनंत लक्ष्मण खनहरे, इनका इनका सबसे इनफेमस काम था, इन्होंने एक कलेक्टर को नासिक के, ही किल्ड हिम। ठीक है, तो मित्र मेला इससे एसोसिएटेड नहीं है। मित्र मेला वीडी सावरकर से एसोसिएटेड है, जो लेटर ऑन अभिनव भारत में मिल गया था। सावरकर ब्रदर्स, ये देखो ये अपोजिट है, मित्र मेला इज रिलेटेड टू सावरकर ब्रदर्स एंड अभिनव भारत इज रिलेटेड टू अनंत लक्ष्मण खनहरे, जो अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर हैं। ठीक है, तो 1 and 3 नहीं हो सकता, ओनली 2 हो सकता है। Which of these periodicals were used in Maharashtra to spread the propaganda of revolutionaries in the Indian freedom struggle? महाराष्ट्र में कौन से पीरियोडिकल स्प्रेड किए गए फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ रेवोल्यूशनरीज? संध्या, युगांतर, कल, केसरी। तो आपको पता होना चाहिए ये संध्या और युगांतर ये हमारे बंगाल में चल रहे थे। ठीक है, ये पब्लिश, ये पीरियोडिकल्स। कल आपका चल रहा था महाराष्ट्र में, और केसरी ड्यूरिंग द 1890s 1900 के फेज में बाल गंगाधर तिलक वाज यूजिंग दिस केसरी पीरियोडिकल महारत्ता, राइट? तो सी हमारा ऑप्शन होगा यार। ठीक है, ये याद कर लीजिए, संध्या, युगांतर, कल। महाराष्ट्र को कल से याद रखिए, कल और युगांतर, और ये तो युगांतर तो बंगाल से रिलेटेड होगा ही, सही हो जाएगा आपका। गदर पार्टी के बारे में आ जाइए। Ghadar Party was a revolutionary organization centered on a weekly publication with headquarters in Berlin. गदर पार्टी का हेडक्वार्टर्स बर्लिन में था, ध्यान से। गादर पार्टी वॉज लेड बाय लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा एंड बरकतुल्ला। द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 was passed in order to crush the गादर मूवमेंट। करेक्ट ढूंढना है। हमारी अप्रोच देख रहे हो, टॉप डाउन प्लस करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, फिर आंसर में ऐसी ही अप्रोच रखो आप, आई एम टेलिंग यू। तो इसके बारे में, गादर पार्टी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो गादर पार्टी के बारे में हम समझते हैं यार। सी, गादर पार्टी एक पीरियोडिकल के फॉर्म में लिखी जा रही थी पहले। कहां पे लिखी जा रही थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर है? यूएस में। लेटर ऑन इसको एक ग्रुप भी बना दिया गया, पार्टी के फॉर्म में बना दिया गया सैन फ्रांसिस्को में इसको। इनमें इंक्लूडेड कौन थे मेंबर?
जो एक्स सोल्जर्स थे और कुछ ऐसे पेट्रियोटिक थे जो यूएस से सेटल हो गए थे, यूएस एंड कनाडा में सेटल हो गए थे फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने ग्रुप में पार्टिसिपेट किया। और गादर पार्टी को जान कैसे मिली यार, जब लाला हरदयाल इनसे एसोसिएटेड थे, बरकतुल्ला सराभा, ये सब इन्होंने एक इसको मिलिटेंट एक्टिविटीज का वो दिया, टेक्सचर दिया। तब ये गाधर आपके क्या बोलते हैं, लेटर ऑन गाधर को क्रश करने के लिए इनका प्लान था कि ये आर्म और वेपन से थोड़ा वो करने की कोशिश करेंगे, कू करने की कोशिश करेंगे इंडिया में, आर्म प्रोवाइड करके, वेपन्स प्रोवाइड करके। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता लग गया एंड ब्रिटिशर्स ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इनको पूरा पूरा सप्रेस करा। तो हमारे ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यार, एज इट इज याद कर लो। लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इसी उसमें पास ही होता है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स बर्लिन में नहीं है दोस्तों, इनका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। उसके बाद ये दो जर्नल पब्लिश करते हैं, दो, एक बनाते हैं स्वदेश सेवक संघ, दूसरा बनाते हैं यूनाइटेड हाउस। ये बनाते हैं ये वैनकुआ कुअर, एंड ये बनाते हैं सिएटल में। ठीक है, स्वदेश सेवक संघ। और जब भी आप बैठो तो आप स्पेक्ट्रम खोल के बैठो इस लेक्चर में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि अब मैं राइटिंग बनाने बैठूंगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप उसमें डायरेक्ट देख सकते हैं यूनाइटेड हाउस इन सिएटल एंड ये वैनकूवर। राइट, तो आंसर क्या होगा, 2 and 3 आर राइट, सो 2 and 3 आर राइट। Consider the following about the Komagata Maru incident with regards to Indian freedom struggle movement. इसका टाइम पीरियड बताएगा कोई मेरे को, 1950। It created an explosive situation in Bengal. Is this right? Gather leaders took part in the incident to oust British rule in India. करतार सिंह सराभा, रघुबर दयाल, रासबिहारी बोस, सचिन सानियाल वर एसोसिएटेड विद इट। इनकरेक्ट ढूंढना है दोस्तों, अगेन। ठीक है, तो कमागता मारू इंसिडेंट आपको याद रखना है यार, ये पंजाब में हुआ था। एंड हुआ ऐसा कि पंजाबी ट्रेवल ट्रेवल कर रहे थे, एंड वैन सिंगापुर से इन्हें कनाडा ले जाया गया, कनाडा में इन्हें उतारा नहीं गया, वापस भेज दिया गया। तो ये इंसिडेंट आपने पूरा पढ़ा होगा आई गेस, राइट। तो ये पंजाब में था, तो पहला रॉन्ग है। गदर लीडर्स ने इस पार्टिसिपेट किया टू हाउस ब्रिटिश रूल, बिल्कुल सही है। एंड ये लीडर्स एसोसिएटेड थे, रासबिहारी बोस और सचिन सानियाल को, ये बंगाली रेवोल्यूशनरी थे, कांटेक्ट किया इन लोगों ने, गदर वालों ने। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट ढूंढना है, वन ओनली, राइट। अब ये देखिए, जिमरमैन प्लान विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज अबाउट। तो जिमरमैन प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। ऑब्टेनिंग ओवरसीज इंडियन सपोर्ट टू इंडिया टू फोमेंट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, हो सकता है। अ वेल थॉट आउट प्लान फॉर एनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थ्रू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कभी नहीं सुना। डिस्ट्रॉइंग ऑल इंडिया प्रेसेस दैट पब्लिश इन इंग्लिश, सपोर्टिंग होम रूल लीग इन अ शेडी वे। मोस्ट राइट आंसर ढूंढिए, तो मोस्ट एप्ट यही है, जिमरमैन प्लान, ए। तो यार ये इनका क्या था कि इंडियन सपोर्ट लेना था, आउटसाइडर जितने भी लोग थे ना रेवोल्यूशनरी, उनका सपोर्ट लेके आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करके रेवोल्यूशन लाने का इनका प्लान था। ये बर्लिन सोसाइटी ने बनाया गया था, जिनके हेड थे वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आपको इतना याद रखना है इसके बारे में, बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1920। के डिकेड में कौन सा चल रहा था? The idea was to strike terror in the hearts of the rulers, arouse people, and remove the fear of authority from their minds. They intend to inspire the people by appealing to their patriotism. The extremist leaders successfully convinced the revolutionary ideology ideologically against the individual violent activity. Correct, find out करना है आपने। अटेम्प्ट, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा इसको। तो यार ये दोनों तो बिल्कुल सही है, राइट, ये आपको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे एक्सट्रीमिस्ट। ये कह रहे थे, इनको समझाने में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि रेवोल्यूशनरी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाए थे भाई, एक प्रोटेस्ट का एंड वायलेंट एक्टिविटीज के डिफरेंस है, वायलेंट एक्टिविटीज में। तो थर्ड रॉन्ग है हमारा, 1 and 2 विल बी द आंसर।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द होम रूल मूवमेंट। ये अब हमारे उस फेज में आ गए हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं हम, ठीक है। तो इसमें होम रूल मूवमेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स 1916 की बात हो रही है। ड्यूरिंग, अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स देख रहे हैं अपना। जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द होम रूल लीग मूवमेंट। सर एस सुब्रमण्य अय्यर renounced his knighthood in protest against the suppression of the movement। करेक्ट ढूंढना है। तो आपको ये समझना है यार कि पहले सर एस सुब्रमण्य अय्यर ने नाइटहुड क्यों रिनाउंस कर दिया, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बहुत ही हैवी रिप्रेशन किया यार इस अगेंस्ट दिस होम रूल मूवमेंट टू द पीसफुल प्रोटेस्टर्स, और जो होम रूल की डिमांड कर रहे थे और होम रूल को फैला रहे थे। दो लीडर्स यहाँ पर फेमस है, आपको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। इनका सेंटर कहीं था, इनका सेंटर चेन्नई अडियार साइड था। एंड जवाहरलाल नेहरू डिड पार्टिसिपेट, डिड नॉट नहीं, डिड पार्टिसिपेट, एंड यहीं से वो उनका पॉलिटिकल वर्क शुरू हुआ और लेटर ऑन वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहे हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और नेशनल फ्रीडम के लिए। तो वन विल नॉट बी करेक्ट, टू विल बी करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लखनऊ सेशन ऑफ 1915 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय गोखले। 1915 का सेशन है, गोखले ने प्रिसाइड किया था। कांग्रेस एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग पोजीशन ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। करेक्ट ढूंढना है। ठीक है गाइज, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्या करेक्ट है इसमें। तो हमें ये याद रखना है कि यार लखनऊ सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होती हैं। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और हमारे मॉडरेट्स का फिर से पैक्ट साइन होता है और दोनों इकट्ठे आते हैं। इनका सेपरेशन कब हुआ था? 1907 सूरत स्प्लिट। उसके बाद अब जाके 1916 में साथ आते हैं। सेकंड फिनोमिना यहाँ पर हिंदूज एंड मुस्लिम्स की यूनिटी का फैक्टर देखा गया, इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। और ये यहाँ पर डिफरेंसेस कैसे बनने लगे थे, क्योंकि 1906 में वो अपना डाका डाका लीग वगैरह बनने लगी थी, और इनको हम क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग, राइट। उसके बाद 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए थे मुस्लिम्स को। तो यहाँ पर 1915 में साथ में आए, और यहाँ का प्रेजाइडेड किसने करा था? अंबिका चौहान मजूमदार, ये एक मॉडरेट हैं। ऑलराइट गाइस, इसका आंसर क्या होगा? बी ओनली, दैट इज टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लखनऊ पैक्ट 1916 रिजल्टेड इन formation of a national body that would serve as the failure constituent assembly of India। Lucknow Pact resulted in demand of Swaraj to the British government. It resulted in an agreement for coordinated action against the British rule by INC and Muslim League, merger of moderates and extremist faction of the INC, जो मैं आपको बता रहा था। करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो यार ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल बॉडी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी नहीं हुआ था बिल्कुल, तो बहुत लेटर ऑन हुआ था हमारा 1946 के अराउंड में। स्वराज अभी थोड़ा ना हमने मांगा था, तो 1906 में ही मांग लिया था हमने स्वराज। आपको याद होगा दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंटशिप में हमने बोला था स्वराज इज आवर गोल। ये जरूर हुआ था यार, जो मैंने आपको बताया, आईएनसी और मुस्लिम लीग का पैक्ट और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का वापस मर्जर। 3 and 4 विल बी द आंसर। Consider the following about Montague's statement. It provided for a gradual development of self-governing institution to an independent government in India. Indian leaders objected to it and because no time frame was given by it. Incorrect statement ढूंढनी है दोस्तों। तो यार ये स्टेटमेंट बहुत ही अब्सर्ड लग रही होगी आपको कि इट प्रोवाइडेड फॉर अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस टू एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये थोड़ा एब्सर्ड नहीं है, क्योंकि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ये चाह रही थी टू अ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, ताकि वो रहे, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की फॉर्म में रहे। ये बहुत ही अब्सर्ड स्टेटमेंट है, इस वजह से ये गलत है। एंड इंडियन लीडर्स ऑब्जेक्टेड टू इट बिकॉज नो टाइम फ्रेम वाज गिवन। यार ऐसे बोला जा रहा था। मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट 1917 में आई, लेकिन जब 1919 में स्टेटमेंट आई तो यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुछ दी नहीं गई थी, आपने देखा होगा उनके प्रोविजंस में। तो ये इनकरेक्ट है दोस्तों, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड वन इज करेक्ट। बहुत लोगों ने बी आंसर किया होगा, राइट, वो गलत होगा।
कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द कॉजेज ऑफ फेडिंग आउट ऑफ द होम रूल एजिटेशन। होम रूल एजिटेशन जो 1960 में तिलक एंड एनी बेसेंट ने शुरू किया था, उसका फेडिंग आउट का रीजन क्या था? देयर वाज अ लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, communal rights were witnessed during 1917 and 1918, involvement and eventual conflict among the extremists and the moderates. Annie Besant had to go abroad in connection with the libel case. करेक्ट ढूंढना है, तो आपको देखना है यार, यस ये करेक्ट है, देयर वाज अ लैक ऑफ एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। कम्युनल राइट्स हैपन हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है यार, इनसे रिलेटेड बहुत ही कैजुअल पॉइंट्स है, आपको समझ नहीं आएगा एग्जाम में। इन्वॉल्वमेंट एंड इवेंचुअल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ था। और एनी बेसेंट हैड टू गो अब्रॉड, नहीं एनी बेसेंट को बिल्कुल नहीं जाना था, जबकि तिलक को जाना था, आपने पढ़ा होगा। लाइबल केस वाज रिलेटेड अगेंस्ट वेलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने अपनी बुक इंडिया अनरेस्ट में तिलक को एक्यूज किया था दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिटेशनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो यहाँ एनी बेसेंट नहीं, तिलक होने चाहिए थे। तो 4 इज रॉन्ग, 4 नहीं हो सकता। 3 इज रॉन्ग, 3 नहीं हो सकता। आंसर विल बी 1 and 2। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन फॉर इंडिया? अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पे था? मोहनदास करमचंद गांधी रिगार्डेड इट एज द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी एंड अ ग्रेट लेसन टू अस। गादर पार्टी वाज अमंग सम ऑर्गेनाइजेशन दैट गॉट इग्नाइटेड फ्रॉम इट। आपको पता है गादर पार्टी कब फॉर्म हुई थी, हमने फाइंड आउट किया था अभी, मतलब पढ़ा भी था। आर्टिकल नंबर 39, 41, 42, 46 आर डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ इट। करेक्ट ढूंढना है आपको। तो यार बिल्कुल सही चीज़ है दैट इसको बहुत ही ग्रेटेस्ट माना गया था। और अक्टूबर रेवोल्यूशन आपको याद आ जाना चाहिए, 1917 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो हुआ था रशिया में, अंडर रेड बोल्शेविक जिन्हें बोलते हैं, अंडर व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने ज़ारिस्ट जो मोनार्की थी इनको हटा दिया था एंड सोशलिस्ट रेजीम ले आए थे। और इस साल 2022 में इनका 105वां साल है, मतलब 105 एनिवर्सरी होने वाली है। आर्टिकल नंबर 39 सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं यार। सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता क्या है? आई मीन सोशलिज्म मतलब क्या है? सोशलिज्म मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे ना, वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में नहीं होंगे, रेदर वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक ओन्ड, स्टेट ओन्ड। तो इंडिया क्या सोशलिस्ट कंट्री है? नहीं, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। शुरुआत में सोशलिस्ट की तरह ज़्यादा फेवर था, लेकिन लेटर ऑन 1991 रिफॉर्म के बाद इट कन्वर्टेड इनटू अ लिबरल इकोनॉमी। तो आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि गदर पार्टी 1913 में आया था। तो 1 and 3 विल बी द आंसर, राइट। हमारा 39 आप देख के बताओ, ये पॉलिटी में पढ़ते हैं। 41, 42 एंड 46 प्रिंसिपल्स क्या हैं? 46 रिलेटेड टू द रिजर्वेशन फॉर एजुकेशनली बैक एंड बैकवर्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, इंडिविजुअल्स, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। 39 इज अबाउट इक्वालिटी। 39 में ए बी सी डी करके आपने देखे होंगे पॉइंट्स। वेल्थ को कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना हमें, इक्वल पे इक्वल वुमन को देनी है हमें, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स है ना। 41 में भी है, 42 में भी है। ठीक है, आप एक बार चेक करिए इन्हें क्या क्या है इनमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। मॉन्टफोर्ट मतलब मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू वाज सेक्रेटरी एंड चेम्सफोर्ड वाज वाइसरॉय। 1919 के रिफॉर्म्स क्या थे? इट इंट्रोड्यूस डायरकी फॉर द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा था क्या? डायरकी ऑफ द फॉर द एग्जीक्यूटिव कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरकी। अभी देखो, सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट, रिजर्व थे एंड ट्रांसफर्ड थे। बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल बाय दिस रिफॉर्म। वुमेन वर आल्सो गिवन द राइट टू वोट थ्रू दिस रिफॉर्म। करेक्ट ढूंढना आपने। तो देखो, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को समझने के लिए देखो ऐसे समझते हैं, ठीक है। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स हमें समझना है तो देखो दो चीजें हैं, एक सेंटर में है एक, और एक प्रोविंस में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। तो सेंट्रल में क्या है यार? एक एग्जीक्यूटिव्स हैं एंड हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है। प्रोविंस में भी एग्जीक्यूटिव है एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है।
सेंट्रल नहीं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात ये आती है, ये एग्जीक्यूटिव जो है ना, इसको हेड कौन करता है? गवर्नर जन, इसको वॉइस रॉय हेड करते हैं, वॉइस रॉय, और इन एग्जीक्यूटिव को गवर्नर। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आ रही है, एक एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर हेड करते हैं, और वो एग्जीक्यूटिव जिनको रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर जो इलेक्ट होकर आ रहे हैं वो हेड करते हैं। तो डायरकी जो है ना, हमेशा याद रखना, वो प्रोविंस में आती है यहाँ पर, कि इनको, इन एग्जीक्यूटिव्स को ये दे देते हैं हमें रिजर्व सब्जेक्ट्स, एंड जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नर्स होते हैं और जो वो होते हैं, अपने मेंबर्स होते हैं, उनको हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट देते हैं। इसी को डायरकी बोलते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच में दो सब्जेक्ट्स में लिस्ट डिवाइड होती है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। बाय कैमरलिज्म आ जाता है, बिल्कुल सही। एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस बनता है लेजिस्लेचर में। राइट ऑफ वुमेन टू वोट मिलता है, बिल्कुल। और वो भी किसी कंडीशन में कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टैक्स देते होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो 4 आंसर है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सेंट्रल लेवल पे नहीं आएगा, तो 1 नहीं होगा, तो ये और ये नहीं होगा। 4 होना चाहिए, तो कौन सा आंसर है? 2 एंड 4। 2 भी सही है एंड 4 भी सही है। और प्रोविंशियल लेवल पे बाई कैमरलिज्म नहीं आया था, सेंट्रल लेवल पे आया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। During the moderate phase of struggle 1894, Gandhi depended on submitting petitions and memorials to South African and British officials, believing that once the authorities were made aware of the situation of Indians, they would take action. ये साउथ अफ्रीका की बात हो रही है दोस्तों, जब गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका। To unite different sections of Indians, he set up National Indian Congress and started a paper, Indian Opinion. करेक्ट कोड ढूंढना है आपको। ठीक है, करेक्ट ढूंढना है आपको यार दोस्तों। तो आंसर इसका सी होगा, दोनों सही हैं बिल्कुल। मॉडरेट फेज में यही चीज थी, आपने भी इसका सही आंसर दिया होगा, इजी था। इंडियन ओपिनियन बिल्कुल याद रखिए यार, नेटल इंडियन कांग्रेस फॉर्म किया था इन्होंने, और इंडियन ओपिनियन एक जर्नल शुरू किया था साउथ अफ्रीका में, नॉट इन इंडिया। इंडिया में इनकी जर्नल, इनकी बुक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गांधीज मेथड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी का क्या मेथड था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए? गांधी इवॉल्व द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। He combined some elements from Indian tradition with the Islamic requirement of turning the other cheek and the philosophy of Tolstoy to devise the technique of satyagraha. Methods of satyagraha include non-payment of taxes and declining honors and position of authority. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए दोस्तों। तो यार इसमें बिल्कुल फर्स्ट आपको बिल्कुल सही लगा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा भी है। इन्होंने सत्याग्रह टेक्निक साउथ अफ्रीका में फर्स्ट बार ट्राई किया था, फिर इंडिया में उतना स्ट्रांग आया था रिस्पॉन्स उनका। यहाँ पर एक करेक्शन है यार, ये इस्लामिक नहीं है, ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन रिक्वायरमेंट थी ऑफ टर्निंग द अदर चीक। बाकी सही है, द फिलोसफी ऑफ टॉलस्टॉय डिवाइस द टेक्निक। ये एक क्लरिकल एरर है यार, इसको आंसर हमने इसका डी ही दिया है कि तीनों ऑप्शन सही है, बट ये क्लरिकल एरर है, इस्लामिक नहीं है, क्रिश्चियन रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अगर आपने ये ऐसे ही किया है कि आपने सही पता था कि क्रिश्चियन रिक्वायरमेंट थी तो गुड, बट ये हमने उसमें पीडीएफ में भी डी आंसर दिया इसका, इस वजह से मैं यहाँ पर करेक्ट कर रहा हूँ उसके। ठीक है। और मेथड्स ऑफ सत्याग्रह इंक्लूड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिक्लाइनिंग ऑनर्स एंड। बिल्कुल, सत्याग्रह मीन्स यार सच के लिए लड़ाई, बीइंग नॉन वायलेंट रह के हम वो करेंगे, और हम अथॉरिटी को डिफाई करेंगे बाय बीइंग नॉन वायलेंट मेथड्स। नॉन वायलेंट मेथड्स में ये आ जाते हैं, और हम हेट नहीं करेंगे इवल डूअर को। तो इनका सत्याग्रह एक बहुत ही नैरो सेंस में नहीं था, ब्रॉड सेंस में था, राइट। नेक्स्ट, consider the following statements. Gandhi was requested by Jawaharlal Nehru to look into the problems of indigo planters in Champaran Satyagraha. Gandhi was requested by Jawaharlal Nehru. Take care. A dispute between cotton mill owners of Ahmedabad and the workers over the issue of discontinuation of the plague bonus caused the Ahmedabad mill strike. कब हुआ था यार बताओ मुझे? खेड़ा सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। करेक्ट। तो तीन चीजें इसमें कवर हो गई, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह।
तो यार आपको ये तो पता ही है कि यार ये तो बहुत फेमस नेम है, राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था और इन रिक्वेस्ट की थी गांधी जी को टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, राइट। तो ये तो फर्स्ट तो हमारा वैसे ही गलत हो जाता है, जैसे ही फर्स्ट गलत करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है। यूपीएससी में भी आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है यार, तीनों स्टेटमेंट रैंडम हो गया, आपको अपनी एक भी स्टेटमेंट अगर पता है आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह was not the first hunger strike, it was the first non-cooperation movement. First hunger strike was this अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था, फर्स्ट यहाँ पर हंगर स्ट्राइक की थी गांधी जी ने। ऑलराइट गाइस, anarchical and revolutionary crimes act was known as, यार ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। राउलेट एक्ट 1919, जिसमें हम विदाउट एनी ट्रायल वी कैन डिटेन एनीवन वी कैन डिटेन, और उसको ट्रायल का मौका भी नहीं देंगे। बहुत ही रूथलेस प्रोविजन था, इसके अंडर बहुत सारे अरेस्ट हुए थे। इसी के अगेंस्ट में आवाज उठाई गांधी जी ने, और बहुत सारा अपना सत्याग्रह का मेथड के लिए इन्होंने काफी सारी होम रूल लीग मूवमेंट की जो सभाएं थी उन्होंने कन्वर्ट करी सभास में। Before General Dyer entered with the park with his troops, a meeting was held on 13 April 1919 at the Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against higher ends extracted. ये वाला था arrest of leaders who resisted Rowlatt Act, dethronement of Khalifa of Ottoman Empire और use of foreign made imported goods in India. बी आंसर आपको याद होगा, सैफुद्दीन थे, एक डॉक्टर सैफुद्दीन थे एंड एक डॉक्टर किचलू थे, राइट। सॉरी, डॉक्टर सत्यपाल थे एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के लीडर्स के अरेस्ट कर लिया था राउलेट एक्ट में। इस वजह से यहाँ पर एक पीसफुल वो चल रहा था, मीटिंग हो रही थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में यार, 13 अप्रैल 1919। Consider the following statement: the Disorders Inquiry Committee was established in 1919 to inquire into the Jallianwala Bagh incident. Disorders Inquiry Committee लगी थी क्या? Again, there were no Indians among the members of the Disorder Inquiry Committee. Correct statement ढूंढनी है हमें। तो आपको ये ध्यान में रखना है यार, इसी को आपको याद आ गया होगा, हंटर कमीशन पढ़ा था यार हमने, तो इसी को हंटर कमीशन बोलते हैं यार, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। और इसमें इंडियन मेंबर्स थे, दैट वाज साइमन कमीशन, जिसमें कोई इंडियन नहीं था। ट्रिक देख रहे हो, ऐसे ही यूपीएससी भी ट्रिक करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइंड इन 20th सेंचुरी इज लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश इंडियन मूवमेंट्स? स्वराज मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वेरी इजी यार, वेरी इजी। तो यार ये हमको याद रखना है, ये खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड थी। ये ट्रीटी ऑफ सेवरेज जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार जाता है, अपोजिट साइड में होता है, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सीवियर अप्रोच पेनल्टीज लगाई होती है। इसके केस में मुस्लिम्स काफ़ी रिजेंटमेंट शो करते हैं अगेंस्ट, कि उन्होंने खलीफ सिस्टम को वो करा, जो इनका बिलीफ होता है खलीफ सिस्टम हमारा एक रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है। उसके इसमें खिलाफत मूवमेंट्स, आसान क्वेश्चन था यार। गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट फॉलोइंग द चोरी चारा इंसिडेंट, कब हुआ था यार? 1921-22 ने 1922 में हुआ था। द विड्रॉल ऑफ मूवमेंट वाज मेड ऑफिशियल बाय द बारडोली डिसीजन। सरदार पटेल एंड पंडित नेहरू बैक्ड द विड्रॉल। करेक्ट ढूंढना है। तो यार ये तो बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने तो ये कर ही दिया था विड्रॉ, तो वन तो बिल्कुल आपको करेक्ट है, तो तीन ऑप्शन में वन है। और ये सरदार पटेल एंड पंडित नेहरू बैक्ड द विड्रॉल, इन्होंने बैक तो किया था, लेकिन लेकिन इन्होंने रिजेंटमेंट शो करी थी यार, कि ये ऐसा क्यों किया, आई मीन विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, इनका ये ओपिनियन था। और विड्रॉल ऑफ मूवमेंट ऑफिशियली बारडोली डिसीजन से किया था या नहीं किया था? तो हमको देखना है यार, ये स्टेटमेंट हमें थोड़ा इनकरेक्ट लग रही है, राइट। और ये हमें ऑफिशियल हमने बारडोली सेशन में किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, तो हम 1 और 2 के साथ जाएंगे, राइट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको करेक्ट लेके चल रहे हैं कि यार ये CWC की जो मीटिंग हुई थी बारडोली सेशन में, उसके तहत हमने सारी स्टॉप कर दी थी जितनी भी एक्टिविटीज थी नॉन कॉपरेशन की, और हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे लग गए थे। सरदार पटेल पंडित नेहरू ने तो रेजेंटमेंट शो करी थी कि यार क्यों विड्रॉल किया। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट 1920 नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
1920 का नागपुर सेशन। The goal of Congress changed to attainment of Swaraj through legitimate means. The goal of Congress changed to attainment of self-government through constitutional means. Correct. तो आपको देखना है यार कि पहले हमारा गोल ये था, द गोल ऑफ कांग्रेस चेंज्ड टू अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू, पहले ये हमारा गोल हुआ करता था, लेकिन 1920 के बाद हमारा ये गोल हो गया, तो 2 नहीं होगा, सिर्फ ए होगा। He was a member of the radical student group and was influenced by R.B. Lotwala. He wrote Gandhi versus Lenin. He is a very important question. इसका आंसर होगा यार ऐसे डांगे, एज इट इज याद कर लीजिए, एक सोशलिस्ट थे, एंड R.B. लोटवाला भी एक सोशलिस्ट थे, ये कम्युनिस्ट में आते थे ऐसे डांगे। Consider the following about people's responses in the NCM Khilafat movement. People from the middle classes didn't participate in the movement. Almost all big business houses supported the movement very enthusiastically. Peasants and students participated on a large scale. Women contributed to the Tilak Fund. करेक्ट ढूंढना है, आप इनमें से एक भी ऑप्शन अगर आता है तो आप उसके थ्रू करिए यार। सपोज आपको 4 पता है कि 4 तो था ही यार, तो आप 4 के थ्रू जाइए, 3 के थ्रू जाइए, ऐसे जाइए आप। जरूरी नहीं आपको 4 के बारे में शॉर्ट शॉर्ट पता हो। तो जैसे आपको 4 के बारे में पता है यार, हाँ हमको पता है वुमेन ने कंट्रीब्यूट किया था, तो 4 आप यहाँ देख रहे, तो ये नहीं हो सकता। अब आपके पास बचे हैं 3 ऑप्शन, 66% चांसेस आपके करेक्ट होने के, सॉरी 33% के चांसेस हैं। तो आप देखोगे पीजेंट्स एंड स्टूडेंट ने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया था लार्ज स्केल में, तो 3 के चांसेस भी होने के, तो 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। ऐसे करके आप पहुंचिए राइट आंसर तक यार। ऑलमोस्ट ऑल बिग बिजनेस हाउसेस सपोर्टेड, ऐसा नहीं है, सारे के सारे नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी भी देता है, दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड लाइक दिस। तो 2 नहीं होगा, तो बचा कौन सा, बी होगा, 3 एंड 4। 1 क्यों नहीं होगा, बिकॉज दे पार्टिसिपेटेड, मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द एनसीएम खिलाफत मूवमेंट। एनसीएम खिलाफत मूवमेंट couldn't achieve much success because it witnessed a communal strife. Gandhi and other leaders addressed the Muslim masses from mosque. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। तो आपको यार ये तो बहुत ही अब्सर्ड स्टेटमेंट इसलिए लग रही है क्योंकि एनसीएम एंड खिलाफत मूवमेंट वाज फेमस फॉर हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, तो ये तो नहीं हुआ था। एंड गांधी एंड अदर लीडर्स एड्रेस द मुस्लिम मासेस फ्रॉम मॉस्क, ये यूनिटी के साइन थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, हमारा एक एजेंडा है कि हमें स्वराज अटेन करना है। तो इसका आंसर बी होगा। Consider the following about the evaluation and outcomes of non-cooperation movement. By bringing the urban Muslims into the national movement, the Khilafat NCM agitated communalized the national politics. National leaders successfully raised the religious political conscience of the Muslim to a level of secular political conscience. The myth that the colonial rule was invincible had been exploded by the economic critique by moderate nationalists. करेक्ट चीज ढूंढो कि क्या इवेल्युएशन थी। तो हमको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अर्बन मुस्लिम बिल्कुल आए थे एंड कॉमनलाइज हुआ था एक तरीके से नेशनल पॉलिटिक्स हमारा, क्योंकि कुछ लीडर्स मुस्लिम के इंटरेस्ट की बात करने लग गए थे हट के, सबका एजेंडा एक नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट क्राइसिस और फॉल्ट लाइंस आ गई थी। ये पॉइंट द नेशनल लीडर सक्सेसफुली नहीं था, ये रेज नहीं कर पाए थे एक सेकुलर पॉलिटिकल कॉन्शियंस में, जो कि करना चाहिए था, उनका एम भी यही था, बट कर नहीं पाए थे, दे वर अनसक्सेसफुल। तो 2 इज रॉन्ग, 2 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, तो आंसर ए ही बचा ना आपके पास, तो 3 को रॉन्ग होना पड़ेगा। क्योंकि ये अभी नहीं, इन्होंने बहुत पहले ही मिथ एक्सप्लोर कर दिया था 1899 में। मॉडरेट्स में आपने उनकी किताब पढ़ी होगी, इकोनॉमी क्या बोलते हैं, दादा भाई नेरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, राइट। तो हमने एनसीएम तक देखा यार, क्या सिचुएशन थी, गांधी का इमरजेंस देखा हमने, 1914 की कंडीशंस देखी, हमने रेवोल्यूशनरीज को देखा, डिफरेंट रेवोल्यूशनरीज को, राइट।
आई होप आप लोग इसको 100% अटेंशन के साथ करते होंगे यार, जो नहीं आता होगा। और स्पेक्ट्रम की बुक रख के देखिए, जब मतलब आप कर रहे होते हैं ना क्वेश्चंस, तो बुक रखिए। नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। सपोज यहाँ पर मैं उस चीज को, इन्फॉर्मेशन को ज्यादा नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच, बिकॉज दिस इज अ रिविजन एमसीक्यू सीरीज। लेकिन आप उसको आराम से पढ़ लो ना एक बार बैठ के, और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट एमसीक्यू करो। राइट? थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे आपको यार। ठीक है? जो 100% इसको फॉलो कर रहा है और यहाँ तक पहुंचा है, आई अप्रिशिएट दोज गाइज यार। रियली अप्रिशिएटिव ऑफ यू गाइज कि आप यहाँ तक पहुंचे हो और इस सीरीज को कंप्लीट देख रहे हैं। हमारे आगे भी ये वाले कोर्सेज चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एनवायरनमेंट, इनको अपने शेड्यूल में डालिए यार। बहुत बेटर कोर्सेज हैं और बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं। इंडियन पॉलिटी के कोर्सेज, इंडियन एनवायरनमेंट, ये सब कोर्सेज भी आ रहे हैं हमारे। स्टैंडर्ड बुक हैं यार। ये देखिए आप, एनवायरनमेंट की एंड इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। राइट? अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल यार। Okay, thank you so much, and revisit the video again whenever you get time, and take care guys.